ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम। कोई भी वेक्टर स्पेस अगर अपने स्पेसेस का, सब स्पेसेस का डायरेक्ट सम है तो उस केस में हम लोग कैसा डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम। इसका स्टेटमेंट है, टॉपिक इज डायमेंशन ऑफ ए डायरेक्ट सम। Theorem is, if a finite dimensional vector space, if a finite dimensional vector space VF is a direct sum of its two subspaces W1 and W2, then dimension of V equal to dimension of W1 and dimension of W2। ठीक है, अगर आपको पता है कि कोई वेक्टर स्पेस अपने सब स्पेसेस का डायरेक्ट सम है, तो अगर आप उस सारे सब स्पेस का डायमेंशन फाइंड करके सम कर देंगे तो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन मिल जाएगा। क्लियर हो रही है थ्योरम से क्या पता चल रहा है? तो हम लोग को प्रूफ करना है ये डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 एंड डायमेंशन ऑफ W2। तो इस थ्योरम में हम लोग सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि W1 का डायमेंशन क्या होगा, मतलब बेसिस ऑफ W1 देखेंगे, फिर बेसिस ऑफ W2 देखेंगे। बेसिस है तो डायमेंशन होगा, और हम लोग क्लेम करेंगे दोनों का जो एडिशन होगा ना, सपोज इसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, इसके बेसिस में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके बेसिस में n नंबर ऑफ एलिमेंट, एक नया सेट बनाएंगे जिसमें m प्लस n नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा और क्लेम करेंगे कि वो V का बेसिस होगा। तो क्लेम कैसे प्रूव करेंगे? पहले दिखाएंगे कि जो सेट हम लोग नया बनाया है जिसमें m प्लस n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और सेकेंड किसको स्पैन करना चाहिए। क्लियर हुआ क्या होगा फ्लो प्रूफ का? समझ में आया? Let dimension of W1 equal to m and dimension of W2 equal to n। इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि जो W1 सब स्पेस है उसमें उसके बेसिस में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है m, और W2 के बेसिस में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। दैट इज B1 इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा m and B2 equal to beta 1 beta n are bases of W1 and W2 respectively। ठीक है, मतलब B1 W1 का बेसिस हो गया और जो B2 है वो W2 का बेसिस हो गया। नेक्स्ट है, we have to show that dimension of V equal to dimension of W1 plus dimension of W2। तो डायमेंशन ऑफ W1 कितना है m, डायमेंशन ऑफ W2 है n, मतलब यू हैव टू शो दैट डायमेंशन ऑफ V मस्ट बी इक्वल टू m प्लस n। तब हम एक नया सेट बनाएंगे, ठीक है, V3, उसमें m प्लस n नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखेंगे और देखेंगे कि ये V का बेसिस है या नहीं। फॉर दिस वी क्लेम B, एक नया सेट बनाए हैं, अल्फा 1
alpha m beta 1 beta n be the basis of V। आ रहा समझ में? आता हम लोग ये क्लेम किए हैं कि B जो है वो V का बेसिस होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज वी हैव टू शो दैट number 1 B is linearly independent and number 2 V must be spanned by B। ठीक है, वेक्टर स्पेस V जो है उसको कौन जनरेट करेगा? उसको B जनरेट करेगा। तो हम लोग पहले दिखाते हैं। नेक्स्ट वी विल शो दैट B is linearly independent। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है तो हम लोग को क्या करना होगा? जितना वेक्टर सबसे करस्पॉन्डिंग है हम लोग को उतना ही स्केलर कंसिडर करना है और एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। तो लेट a1 अल्फा 1 am अल्फा m b1 बीटा 1 bn बीटा n इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर कॉम्बिनेशन बना लिया। अब देखेंगे कि स्केलर का पोजीशन क्या है या स्केलर कैसा है। दिस इंप्लाइज a1 अल्फा 1 am अल्फा m म्यूट करिए माइनस b1 बीटा 1 दिस इज माइनस b1 बीटा 1 मतलब बीटा का जितना भी म्यूट करिए, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? अल्फा का सारा कॉम्बिनेशन एक साइड रखें और बीटा का सारा कॉम्बिनेशन दूसरे साइड से रखिए। अब जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो किस सेट में बिलोंग कर रहा है? नाउ a1 अल्फा 1 am अल्फा m and b1 बीटा 1 bn बीटा n किस सेट में बताइए? तो सारा अल्फा कॉम्बिनेशन, यस, दिस बिलोंग्स टू w1 एंड दिस बिलोंग्स टू w2। मतलब मेरे पास ऐसा इक्वेशन है कि जिसका LHS एक सेट में है और उसका RHS दूसरे सेट में है, लेकिन वो दोनों एलिमेंट इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा? दोनों एलिमेंट W1 और W2 के इंटरसेक्शन में है। समझ में आया? ये चीज पहले भी किया है। ठीक है, फिर से समझा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास है A, मेरे पास है B। A मेरा कैपिटल A सेट से बिलोंग करता है और B मेरा कैपिटल B में बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये सेट A और ये सेट B, इसका दोनों एलिमेंट इक्वल है। तो अगर A B के इक्वल है और B B में जा रहा है, इसका मतलब A B में भी चले जाएगा। B B में है, स्मॉल b B में है, लेकिन स्मॉल b स्मॉल a के इक्वल है और a कैपिटल A में है। इसका मतलब है A इंटरसेक्शन B में है और A B के इक्वल है। इसका मतलब है B भी A इंटरसेक्शन B में है। ये चीज समझ में आता है? पहले भी किए हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेरे पास दो एलिमेंट है विच बिलोंग्स टू डिफरेंट सेट, बट सिंस बोथ एलिमेंट्स आर इक्वल, इसलिए ये दोनों एलिमेंट उस दोनों सेट के इंटरसेक्शन में होगा। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है, दिस implies a1 alpha 1 am alpha m belongs to w1 intersection w2 and
beta 1 Bn beta n belongs to again W1 intersection W2. ठीक है, but V is direct sum of W1 and W2. That is डायरेक्ट सम होने का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या था कि V जो है वो इस फॉर्म में होगा एंड W1 इंटरसेक्शन W2 में कितना एलिमेंट होगा, सिर्फ एक एलिमेंट, दैट एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0. तो अब क्या है, W1 इंटरसेक्शन W2 में सिर्फ 0 एलिमेंट है, इसका मतलब है ये और ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस फॉर्म में. A1 alpha 1 AM alpha m, this must be 0, and again this is equal to B1 beta 1 Bn beta n. ये भी क्या हो गया, 0. ठीक है, ये 0 और ये भी 0. आ रहा समझ में. अब क्या है, ये जो मेरे पास कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन किस सेट में है, W1 में है, और क्योंकि W1 का ये बेसिस का एलिमेंट है तो यहां से हो जाएगा all AI equal to 0 for all I equal to 1 to m and all Bj equal to 0 j equal to 1 to n. This implies AI 0 Bj 0. So जो सेट था मेरे पास B, जिसमें सारा अल्फा और सारा बीटा था, बीटा 1 एंड बीटा n, ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट. आया समझ में, गॉट इट. ठीक है, तो B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट हम लोग को क्या शो करना है, नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट B स्पैन बाय B. ठीक है, नेक्स्ट we will show that the vector space must be spanned by B. मतलब कोई भी एलिमेंट अगर V से चूज कर रहे हैं तो वो B के लीनियर कॉम्बिनेशन में आना चाहिए. ठीक है, तो एट रैंडम एक एलिमेंट चूज करेंगे लाइक अल्फा. ठीक है, तो लेट अल्फा बिलोंग्स टू V. अब अल्फा अगर V में है, इसका मतलब है अल्फा इक्वल टू an element of W1 plus an element of W2. लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं. क्यों, सिंस V इज इक्वल टू, डायरेक्ट सम ये दिया हुआ है. ठीक है, ये थ्योरम में गिवन था कि V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2. और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि V इक्वल टू W1 प्लस W2 एंड द सेकेंड मीनिंग इज W1 इंटरसेक्शन या सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 0. तो ये तुम लोग जस्ट यूज किया अभी. तो हम लोग यहाँ से ये फर्स्ट कैटेगरी से या फर्स्ट टाइप, इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी से ये चीज लिखें कि एन एलिमेंट ऑफ W1 एंड एलिमेंट ऑफ W2. ठीक है, तो एन एलिमेंट ऑफ W1 का मतलब क्या है कि अ लीनियर कॉम्बिनेशन उसका जो बेसिस है, उसका बेसिस क्या था, B1 प्लस ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B2. अब B1 का लीनियर कॉम्बिनेशन में कौन सा एलिमेंट है, सारा अल्फा. B2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में कौन सा एलिमेंट है, सारा बीटा. इसका मतलब है दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B. तो आप कोई भी एलिमेंट अल्फा लिए
जो W1 और W2 का अलग अलग पार्ट में इसको ब्रेक कर सकते थे, और लोग अल्टीमेटली देखें कि अल्फा को हम लोग किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं, बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं. दिस इम्प्लाइज बी इज लीनियर स्पैन ऑफ बी. हेंस dimension of V equal to dimension of W1 plus dimension of W2. Now this implies B is basis of V. Hence dimension of V equal to dimension of W1 plus dimension of W2. ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक किसी को कोई डाउट आता है ये एग्जाम क्वेश्चन में? किसी को कुछ नहीं समझ में आया? इसके पहले वाला नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है. कुछ नहीं समझ में आया किसी को? रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा एक बार. हम लोग को प्रूफ करना है कि फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस V, इसका दो सब स्पेस है, वो के सब स्पेस के डायरेक्ट सम में है. इसका मतलब है कि दिस इज ऑलरेडी गिवन B इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2. अब ये ऑलरेडी गिवन है, इसको लेते हुए हम लोग को प्रूफ करना है ये. तो हम लोग W1 का डायमेंशन m लिए, W2 का डायमेंशन n लिए, क्योंकि डायमेंशन m है इसलिए बेसिस में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बेसिस में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स. और फिर हम लोग एक क्लेम करते हैं, ठीक है, एक नया सेट बनाते हैं B जिसमें m प्लस m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और हम लोग क्लेम करेंगे कि ये V का बेसिस होगा, तब इसमें m प्लस n नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा. अब क्लेम को प्रूव करने के लिए हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि B जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हम लोग यहाँ पे एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए, उसको 0 से इक्वेट किए, फिर सारा अल्फा को एक साइड, सारा बीटा को एक साइड रखे. लेफ्ट हैंड साइड जो एलिमेंट है वो W1 में जा रहा है, राइट हैंड साइड W2 में, और ये दोनों इक्वल है. इसका मतलब है ये दोनों एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2 में होगा यहाँ से. लेकिन V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 है, इसलिए W1 इंटरसेक्शन W2 में सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट होगा. मतलब दिस वैल्यू या दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0. अब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना है जो 0 हो गया, ये तो किसका एलिमेंट है, W1 का एलिमेंट है, और ये सारा अल्फा W1 के बेसिस में, इसलिए सारा स्केलर 0. सिमिलरली ऑल स्केलर बीजे 0. यहाँ से सारा AI 0, यहाँ से बीजे 0 कंबाइन करेंगे, तो जो मेरा B था वो क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट. क्योंकि इनिशियली हम लोग क्या लेके चले थे, हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन का लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए थे, और सेपरेटली मिला सारा A और सारा B 0. तो अल्टीमेटली B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट हम लोग को दिखाना है कि जो V है दैट मस्ट बी स्पैन बाय B. इसके लिए हम लोग एक एलिमेंट चूज किया है अल्फा, जो V में है, और हम लोग दिखाएंगे कि ये अल्फा B के लीनियर कॉम्बिनेशन में. तो अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं एन एलिमेंट ऑफ W1 प्लस एन एलिमेंट ऑफ W2. क्यों? क्योंकि V जो है W1 और W2 का डायरेक्ट सम है. अब अगर W1 का एलिमेंट है तो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, B1 के. W2 का एलिमेंट है तो B2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में. अब B1 और B2 को जैसे ऐड करेंगे तो सारा अल्फा और सारा बीटा आ जाएगा. इसका मतलब है कि वो B के लीनियर कॉम्बिनेशन में. तो अल्टीमेटली वी हैव अल्फा विच बिलोंग्स टू V एंड नाउ वी हैव अल्फा विच बिलोंग्स टू B. इसका मतलब है V इज लीनियर स्पैन ऑफ B. दैट मीन्स B पहले भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो चुका है, और नाउ B स्पैन्स V. तो B is basis of V. That means dimension of V equal to dimension of W1 plus dimension of W2. Hence the theorem. Any doubt or many doubt?